नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। की हाल है मालको? सब ठीक हो? फाइनली कबड्डी की एक ऐसी खबर आई कि मुझे आप लोगों के साथ मुखातिब होना पड़ा। आप लोगों ने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इतना हंगामा काट दिया कि बहुत सारी चीज़ें थी, जिसकी बात करने के लिए मुझे आईपीएल के बीच में, पंजाबी के बीच में हिंदी में आना पड़ा, क्रिकेट के बीच में कबड्डी में आना पड़ा और ये बात ख़ास है। आप लोगों का सवाल बिल्कुल वाजिब है। सब जानते हैं कि एशियन चैंपियनशिप होने वाली है जून के महीने में। उसकी टीम अभी कल घोषित हुई है और उसमें प्रदीप नरवाल का नाम नहीं था। उसकी बात भी करूंगा। जो टीम नई बन के सामने आई है, जो नया कोचिंग स्टाफ सामने आया है, उसकी बात भी करूंगा। सबसे पहले ये देख लें हम लोग कि टीम में कौन-कौन से खिलाड़ी रखे गए हैं। रेडर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, डिफेंडर्स हैं। रेडर्स में अर्जुन देशवाल का नाम आता है, नवीन का नाम आता है, पवन सहरावत जो पिछला पूरा सीजन एक मैच को छोड़ के खेल नहीं पाए थे, मेजर इंजरी हो गई थी, लंबा रिहैब किया, हमारे साथ बैठ के थोड़ी कमेंट्री भी की उन्होंने। रिहैब लगातार करते रहे, बड़े हमने उनके वीडियोस देखे। फाइनली पवन सहरावत टीम में आ चुके हैं, सचिन तंवर टीम में आए हैं। डिफेंडर कौन कौन है? सुरजीत सिंह। मेरे एक मित्र ने, मनीष ने मुझे पूछा था कि सुरजीत सिंह अभी भी खेल रहे हैं? बढ़िया खेल रहे हैं, वो टीम के अंदर हैं। सुनील और प्रवेश की जोड़ी टीम के अंदर है ना? सुनील नाम के लोग तो वैसे भी ठीक ही काम करते हैं। और साथ में नितेश कुमार हमारे राइट कॉर्नर इस टीम के अंदर हैं, विशाल भारद्वाज इस टीम के अंदर हैं। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में पुनेरी पलटन के दो अनमोल रतन हैं, असलम इनामदार और मोहित गोयत। साथ में नितिन रावल हैं। तो ये तीन ऑलराउंडर इस टीम में दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास चार रेडर हो गए, तीन ऑलराउंडर हो गए और पांच हो गए डिफेंडर। 12 खिलाड़ियों की ये टीम जा रही है। कोचेस अशन कुमार सांगवान, जो तमिल तलाइवास का, जिन्होंने पुनरुद्धार कर दिया था पिछले सीजन में। संजीव बालियान साहब, उनको कोई कैसे भूल सकता है? पटना के साथ ट्रॉफी जीते और अभी अभी जयपुर के साथ उन्होंने दोबारा से ट्रॉफी जीती है। और साथ में ई भास्करन साहब टीम के मैनेजर हैं, बहुत सारा अनुभव लेके आते हैं। अब करते हैं टीम का स्वॉस एनालिसिस। टीम में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस या चुनौती क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, और फिर आप लोगों के सबसे बड़े सवाल का उत्तर देने की कोशिश मैं करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। सबसे पहली मजबूती मुझे इस टीम की लगती है कि टीम में बैलेंस बहुत अच्छा बनाया गया है। चार आपके पास मेन रेडर हैं, पवन हुए, नवीन हुए, सचिन हुए और साथ में अर्जुन देशवाल। चारों में से किसी रेडर की क्वालिटी पे किसी को कोई सवाल नहीं है और फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई एम श्योर पवन सेरावत पूरी तरह फिट हैं। एक अच्छा खासा लंबा कैंप लगा है, कोचेज उसके बाद ही टीम सेलेक्ट करते हैं। सचिन तंवर लगातार 3-4 सीजन से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, डू और डाई में वो कमाल करते हैं। नवीन एक्सप्रेस बोनस के नए बादशाह बनते जा रहे हैं और अर्जुन देसवाल टच पॉइंट के, रनिंग हैंड टच के, हर डिफेंस में पॉइंट लाने के माहिर हैं। चार रेडर हैं, तीन बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हैं। असलम इनामदार और मोहित गोयत, इन दोनों ने पिछले 2 सीजन्स में पुनेरी पलटन के साथ जो काम किया था वो हम सब जानते हैं। बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। स्पेशली मोहित जो 4 और 5 के मुश्किल डिफेंस में पॉइंट लाते हैं। असलम बड़े डिफेंस में जाके बोनस लेके आते हैं। दोनों किसी भी पोजीशन पे खड़े होके अच्छा डिफेंस कर सकते हैं, अपने साथी का साथ दे सकते हैं। नितिन रावल, कई लोगों ने पूछा कि नितिन रावल टीम में कैसे आए, क्योंकि आपको एक ऑलराउंडर चाहिए था। उस कैंप में जो 30-40 खिलाड़ियों का कैंप लगता है, उसमें दीपक हुड्डा भी थे। पर कोचेज ने, जो मुझे लगता है कि भविष्य की तरफ देखा है। दीपक हुड्डा लेजेंड, भारतीय टीम के कैप्टन भी रहे हैं, 9 सीजन प्रो कबड्डी के भी खेले हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्यूचर को देख के नितिन रावल को जगह दी गई है, क्योंकि वो आपके लिए कॉर्नर भी खेल सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर वो लगातार खेले हैं, लेफ्ट इन पे सेकंड मैन बड़ा अच्छा खेलते हैं, जरूरत पड़ने पे वो राइट का डिफेंस भी संभाल सकते हैं। 5 बड़े अच्छे डिफेंडर हैं। मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगी, दिल को सुकून मिला सुनील प्रवेश की जोड़ी को देख के, क्योंकि कॉर्नर्स में जोड़ी नहीं है। विशाल भारद्वाज हैं, साथ में नीतीश कुमार हैं, साथ में सुरजीत राइट कवर पे हैं। लेकिन या तो कॉर्नर का कॉम्बिनेशन या कवर का कॉम्बिनेशन, हम सब जानते हैं कि चलना बड़ा जरूरी है। तो अगर आपके कवर्स को साथ में खेलने का तजुर्बा है, वो गुजरात के लिए साथ में खेले हैं, वो रेलवेज के लिए लगातार साथ में खेलते हैं, तो जोड़ियों में डिफेंस काम करता है। ओवरऑल मुझे टीम का बैलेंस बहुत अच्छा लगा। नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि कोचेज ने, सिलेक्टर्स ने अब भविष्य की तरफ देखना शुरू किया है, क्योंकि एशियन चैंपियनशिप है इस साल, बाद में अक्टूबर में जाके एशियन गेम्स भी हैं। और फिर उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आगे इंटरनेशनल कबड्डी होगी। भविष्य को लेके टीम तैयार की जा रही है, क्योंकि इस टीम में देखिए और 2018 के एशियन गेम्स में देखिए,
मेरा ख्याल एक भी खिलाड़ी नहीं जो उस एशियन गेम में था और इस एशियन चैंपियनशिप की टीम में है। तो नजरें एकदम भविष्य की तरफ हैं। तीसरी बात जिसकी पहले मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर चुका हूं, कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलते हैं। सुनील प्रवेश की जोड़ी हम सब जानते हैं लेजेंडरी है कवर्स के अंदर, मेरी फेवरेट कवर्स की जोड़ी है प्रो कबड्डी में अभी तक। साथ में अगर आप नितिन रावल को भी मिला दें तो ये तीनों रेलवेज में एक साथ खेले हुए हैं। फिर आपकी ऑलराउंडर्स की जोड़ी आ गई, असलम और मोहित एक साथ लगातार खेले हुए हैं। विशाल भारद्वाज अगर लेफ्ट कॉर्नर खेले और सुरजीत अगर राइट कवर आए, इनकी जोड़ी तमिल तलाइवाज में एक साथ खेल चुकी है। अर्जुन देशवाल और नवीन सर्विसेज की टीम में एक साथ खेलते हैं। तो रेडर्स को, ऑलराउंडर्स को एक साथ इन टैंडम खेलने का एक्सपीरियंस है। डिफेंस की कम से कम 2 जोड़ियों को एक साथ इन टैंडम खेलने का अनुभव है। और चौथी मुझे बड़ी अच्छी मजबूती लगती है, वो है टीम का कोचिंग स्टाफ। अशन कुमार सांगवान साहब, ईरान की कबड्डी का पुनरुद्धार करने में अशन कुमार जी और सुतार साहब का बहुत बड़ा योगदान था। अशन कुमार ईरान के कोच रहे जो उनको पहली बार फाइनल में लेके गए। पिछले एशियन गेम 2018 में किस किस को याद है, हाथ खड़ा करो। अशन कुमार साहब कोरिया टीम के फिजियोथेरेपिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने कोच किसी और को हायर कर लिया था। वो अशन कुमार को टीम के साथ लाना चाहते थे, तो कैसे लेके आएंगे, वो उनको फिजियोथेरेपिस्ट बना के ले आए और पूरी टीम अशन कुमार साहब चलाते थे। और वो कोरिया की टीम पिछली बार फाइनल में गई थी। फिर अशन कुमार जी यहाँ तमिल तलाइवास के कोच बनते हैं मिड सीजन, और उस टीम को कहां से कहां पहुंचा दिया वो हम सब ने देख लिया है। नंबर 2, संजीव बालियान साहब, लेजेंडरी प्लेयर। अश्विन कुमार साहब भी 1990 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, अपने जमाने के लेजेंड। संजीव कुमार साहब पटना के विनिंग कोच रहे हैं, उसके बाद अब दोबारा से जयपुर पिंक पैंथर्स में आए और टीम को उन्होंने विजेता बनवा दिया। कोई डाउट नहीं उनके स्किल्स पर। और मैनेजर के तौर पे या एक था थर्ड कोच रख लीजिए, ई भास्करन साहब, एडाचेरी भास्करन साहब, यू मुंबा के साथ लगातार रहे, तमिल तलाइवास के साथ वो रहे। तो ये जो मुझे लगता है कि जो तेकड़ी है इन कोचेस की, टीम की एक बहुत बड़ी मजबूती आती है। अब बात करते हैं टीम की चुनौतियों की। कमजोरियां क्या हैं या चुनौतियां क्या हैं? मैं कमजोरी कम, चुनौती ज्यादा मानता हूं, क्योंकि जिस चीज को आज हम कमजोरी कहते हैं वो हो सकता है कल को टीम की मजबूती साबित हो। तो चैलेंज क्या है इस टीम के सामने? पहली चीज जो मुझे इस टीम में देखने को मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी का अनुभव नहीं है। पिछले एशियन गेम्स और इस एशियन चैंपियनशिप में एक भी खिलाड़ी मुझे लगता नहीं कोई खेला है। बीच की एशियन चैंपियनशिप में जरूर कुछ एक खिलाड़ी खेले हैं, बट अब ये खैर खिलाड़ियों के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कबड्डी के नाम पे हमने कुछ बहुत लंबा चौड़ा देखा ही नहीं है। तो एक विनती है हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन से, चाहे वो एशियन फेडरेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल फेडरेशन हो, चाहे वो साउथ एशियन सैफ की फेडरेशन हो, प्लीज साल में 1-2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट हों। चाहे आप बाइलेटरल सीरीज करवा लें, चाहे आप ट्रायंगुलर सीरीज करवा लें, वो जैसे दुबई मास्टर हुआ था, या एक इसी तरह की एशियन चैंपियनशिप हो जाए। वर्ल्ड कप हुए बहुत टाइम हो गया, तो खिलाड़ियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा कम मिला है। वो बात अलग है कि प्रो कबड्डी में 2-2.5 महीने लगातार खेलना किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने से ज्यादा मुश्किल होता है, बट वहां आप अलग कॉम्बिनेशन में खेलते हैं, यहां आप अलग कॉम्बिनेशन में खेलते हैं। यहां सुनील प्रवेश के साथ अर्जुन देशवाल वहां भी थे, पर यहां असलम मोहित भी आ गए, यहां पे पवन सेरावत भी आ गए। तो यहां कॉम्बिनेशन अलग है, यहां कोचेज अलग हैं। यहां अशन कुमार जी के साथ तमिल तलाइवास की टीम में से एक पवन सेरावत हैं, वो भी ज्यादा नहीं खेले थे, अब नए खिलाड़ी उनके साथ खेल रहे हैं। तो जितनी ज्यादा इंटरनेशनल कबड्डी होगी प्रभु, उतने इन नए कॉम्बिनेशंस को चलने का मौका मिलेगा। तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की कमी, क्या ये लोग प्रो कबड्डी के एक्सपीरियंस से पूरा कर पाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है, ये एक चुनौती है और मुझे उम्मीद है टीम इसको पार कर सकती है। नंबर 2, या आप लोगों के लिए नंबर 1 सवाल, प्रदीप नरवाल क्यों नहीं, सुरेंद्र गिल क्यों नहीं? मैंने ट्वीट किया था कि मनिंदर सिंह क्यों नहीं। मैंने कोचेस से बात नहीं की, क्योंकि कैंप है, नेशनल कैंप है, बड़ी जिम्मेदारी है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। खुद थोड़ा सा मैं भी आईपीएल में अभी पंजाबी कमेंट्री में चक दे फट्टे और तोड़ते डंडे कर रहा हूं। आईपीएल के बाद बात करने की कोशिश करूंगा। अभी जो मैं सुझाव या जो मैं सफाई दे रहा हूं वो मेरी अपनी सोच है, क्योंकि पिछले 9-10 साल में जब भी खिलाड़ियों से या कोचेस से बात होती है, जो मैंने गेम को समझने की कोशिश की है, उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन अपनी बना रहा हूं। कोई भी कोच किसी भी खिलाड़ी को क्यों सेलेक्ट नहीं करेगा, उसके 2 या 3 रीजन होते हैं। नंबर 1, क्या वो खिलाड़ी पूरी तरह से फिट है? क्योंकि कोच का जिम्मा है टीम को चलाना। अगर खिलाड़ी पूरी तरह से मैच फिट नहीं है, वो उस खिलाड़ी को नहीं लेगा। मुझे नहीं पता प्रदीप फिट है, अनफिट है, मनिंदर फिट है, अनफिट है, मैंने बात नहीं की, बट ये एक कारण होता है खिलाड़ी को टीम में सेलेक्ट करने या ना करने का। नंबर 2, कॉम्बिनेशंस।
क्या आपका खिलाड़ी टीम की कॉम्बिनेशन में संरचना में फिट बैठ रहा है? नंबर 3, क्या कैंप में, क्योंकि 1 महीने का 2-3 हफ्ते का नेशनल कैंप या प्रो कबड्डी का कैंप लगता है, वहां खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करता है उसको देखकर कोचेस अपनी टीम डिसाइड करते हैं, अपनी प्लेइंग 7 या प्लेइंग 12 डिसाइड करते हैं। वहां किस खिलाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि कोचेस हैं प्रैक्टिकल। उन्हें ये खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी भी प्यारा है, उन्हें नया खिलाड़ी भी प्यारा है। उन्होंने कैंप में ये देखना है कि कौन सा खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहा है, किसकी रीसेंट फॉर्म कैसी है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदीप और मनिंदर और सुरिंदर की रीसेंट फॉर्म अच्छी रही होगी, पर कई बार कोचेस ये देखते हैं कि अगर बड़ा खिलाड़ी यहां खेल रहा है और एक और खिलाड़ी यहां खेल रहा है, तो वो उसको तवज्जो देंगे। हो सकता है ये कारण हो सकता है ये कारण ना हो, लेकिन ये एक कारण कोचेस ध्यान में रखते हैं। चौथा मुझे कारण, सबसे बड़ा कारण ये लग रहा है, अपने मन से जो आवाज आ रही है, दुबई मास्टर आपको याद होगा 2018 में एशियन गेम से पहले हुआ था। उसमें हमने ईरान को फाइनल में हरा दिया था। उसमें ईरान की टीम फुल स्ट्रेंथ नहीं खेली थी, क्योंकि उस साल एशियन गेम्स थे। एशियन गेम जीतना उनके लिए ज्यादा जरूरी था। इस साल भी एशियन गेम है, हमारे लिए भी जीतना जरूरी है। पिछली बार हम फाइनल ही नहीं पहुंच पाए थे। तो हो सकता है कि कोचेज ने प्रदीप और मनिंदर, दो सबसे सीनियर रेडर्स को इसीलिए ना रखा हो कि खुदा ना खास्ता वो चोटिल हो जाएं, खुदा ना खास्ता उनकी तैयारियां विरोधी टीम ज्यादा कर लें। क्योंकि हमें यह नहीं पता कि ईरान का कौन सा स्क्वाड आ रहा है। उसमें अगर शादलू ना हो, फजल ना हो, अबूजार ना हो या यंग डिफेंडर आ जाएं, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो हो सकता है कि दो सबसे एक्सपीरियंस रेडर्स को इसीलिए सोच के बाहर रखा गया हो कि अपने तुरुप के इक्के हम बड़े टूर्नामेंट में, एशियन गेम्स में उतारेंगे। आई होप आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया हो। तीसरी चुनौती या मुझे तीसरा सवाल यह लगता है कि आप में से कई लोगों ने भी यह पूछा था कि गिरीश अर्नैक टीम में नहीं रखे गए, नितिन रावल को टीम में जगह मिल गई है। अब नितिन रावल प्रो कबड्डी के बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। आपके पास गिरीश अर्नैक हैं और दूसरे और भी कई डिफेंडर हैं, पर नितिन रावल को लाने का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि अगर आपको सेकेंड मैन चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर के साथ लेफ्ट इन, एक एक्स्ट्रा डिफेंडर चाहिए 6 के डिफेंस में या 5 के डिफेंस में, तो आप उनका बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं और फिर आप फ्यूचर की ओर देख रहे हैं। तो ये एक मुझे सवाल का जवाब लगता है। और चौथा मुझे लगता है जो चुनौती ये इस टीम के सामने होने वाली है कि इन कोचेज ने कभी आपस में एक साथ काम नहीं किया। रेडर अगर जोड़ियों में चलते हैं, डिफेंडर अगर जोड़ियों में चलते हैं, तो कोचेज की जोड़ियां भी होती हैं। जैसे हमने जगमोहन साहब और उदय कुमार साहब की जोड़ी देखी है, या हमने और भी कई जोड़ियां, मनप्रीत सिंह और नीर गुलिया की हमने जोड़ी देखी है। ऐसी जोड़ी पहली बार हमने देखी है। संजीव बालियान साहब और अश्विन कुमार साहब और मैनेजर के तौर पे भास्करन साहब, तीनों अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़े नाम हैं। तीनों मेरे लिए लेजेंड्स हैं। तो क्या इन तीनों की तिकड़ी, इन तीनों का आपस का कॉम्बिनेशन हमारी टीम के लिए फायदा करेगा? फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसा होना चाहिए। अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज पे। अवसर क्या है इस टीम के पास? सबसे पहला, सबसे बड़ा अवसर है कि आप एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ा साल है। पिछले साल नहीं हुए, इस साल तक आ गए। हो सकता है कुछ खिलाड़ी जो पिछले साल खेलने के लिए फिट थे, उनको इस बार मौका नहीं मिला, पर जिन जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है, प्रभु, एशियन गेम्स का साल है, गोल्ड मेडल हमें वापस चाहिए। उसकी परफेक्ट तैयारी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट वही टीम्स एशियन चैंपियनशिप में हमें खेलने को दिखेंगी। दूसरी, मुझे अगर ओवरऑल भारतीय टीम के लिए बात करूं, तो नई पौध यहां पे आई है। असलम को, मोहित को, अर्जुन को, उनके अलावा नवीन को, पवन को भी पहली बार इतने बड़े मंच पे खेलने का मौका मिला है। प्रो कबड्डी का लेवल, उसका प्रेशर अपना, इंटरनेशनल कबड्डी, जब आप भारत की जर्सी पहनते हैं, जब वो पीछे आपका नाम और छाती पे भारत का नाम लिखा होता है, पीछे भी कई बार इंडिया लिखा होता है, उसके गूजबम्स, उसका दबाव अलग है। तो इस भविष्य की पौध को तैयार करने के लिए ये एशियन चैंपियनशिप एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। और उसके साथ साथ स्ट्रेटजी क्या होगी? मुझे लगता है कि इस टीम में कोई कमी नहीं है। ऑल आउट जाइए, कोई डुओ डाई रेड पे खेलने की जरूरत नहीं है। और अश्विन कुमार साहब को या बालियान साहब को हमने देखा है, वो अपनी टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से स्ट्रेटजी बदलते हैं, क्योंकि यहां डिफेंस बड़ा अच्छा है। सुरजीत के तौर पे अनुभव है, विशाल बहुत अनुभवी और मेरे सबसे पसंदीदा लेफ्ट कॉर्नर्स में से एक हैं। नितेश सीजन दर सीजन खुद को साबित किया। सुनील प्रवेश लेजेंडरी जोड़ी है। तो जब डिफेंस मजबूत हो, तो आपको डुओ डाई रेड पे खेलने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास पवन है, अर्जुन है, प्रदीप है, सॉरी प्रदीप नहीं है, पवन है, अर्जुन है, नवीन है, असलम है, मोहित है, सचिन तंवर है। रेडर्स की पूरी आर्मी आपके पास है। ऑल आउट जाइए, अपने रेडर्स को खुल के खेलने का मौका दीजिए।
दूसरी स्ट्रैटेजी मुझे ये लगती है, क्योंकि चूंकि आपके पास 4 मेन रेडर हैं, 3 ऑलराउंडर में आते हैं, अब असलम को भी बाहर बिठाना मुश्किल, मोहित को भी बाहर बिठाना मुश्किल, पवन नवीन तो सुपरस्टार हैं, अर्जुन सुपरस्टार हैं, सचिन हमारे स्टार हैं। इनको कैसे आप घुमाएंगे, कैसे जुडिशियली यूज करेंगे, क्योंकि काफी सारे मैचेस आपने खेलने हैं। तो किस टीम के खिलाफ कौन से 3 रेडर, दूसरी टीम के खिलाफ कौन से नए नए कॉम्बिनेशन, क्या असलम मोहित को आप एक साथ खिलाएंगे, क्या सचिन और मोहित को आप एक साथ खिलाएंगे जो दोनों डुओ डाई रेड के स्पेशलिस्ट हैं, क्या आप पवन और नवीन को एक साथ खिलाएंगे, दोनों राइट रेडर हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने का बड़ा अच्छा मौका है। जो यहां तैयारी होगी वो एशियन गेम में फायदा होगा। तो प्रभु, ये था मेरा स्वॉट एनालिसिस भारतीय टीम का जो एशियन चैंपियनशिप खेलने जा रही है जून के महीने में। अपने सुझाव, कमेंट, राय नीचे लिखिए। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।